नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे इंडिया में कई सारे थ्रेट्स हैं और उन सभी में सबसे कॉमन जो एक थ्रेट है जो कि है टेररिज्म का। उसमें सबसे बढ़िया जो इस समय टेररिज्म के लिए फंडिंग के लिए जो आ रहा है चीज़ वो है, उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि इलीगल मनी, जिसे हम ब्लैक मनी के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया के मार्केट में इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये सारे पैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर स्लीपर सेल्स को या फिर कभी कभी इंडिया के खुद के पॉलिटिशियंस अपने पैसे को चुनाव में यूज़ करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ करते हैं। तो हम चलिए जानते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों इतना खास है और इसमें ऐसा क्या है कि जो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट का काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। What is money laundering? मनी लॉन्ड्रिंग इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। मनी लॉन्ड्रिंग अगर ये लीगली होता तो फिर इसको किसी को दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन ये इलीगल एक्टिविटी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। इट मेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट फंडिंग अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। तो इसमें किया क्या जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू या फिर किसी भी टेररिस्ट फंडिंग के थ्रू या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू जो भी फंडिंग किया जाता है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ये एक इलिजिटिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता सोर्स ऑफ मनी होता है और इस मनी को, इस इलिजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट मनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। मनी लॉन्ड्रिंग को हम अलग नाम से भी जानते हैं जिसको हम हवाला के नाम से भी जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को हम हवाला मनी के नाम से भी जानते हैं और ये हवाला मनी अक्सर होता रहता है, खासकर कैरेबियन नेशंस में होता है। हमारे इंडिया के जितने भी फुगेटिव्स होते हैं, जो कि भगौड़े होते हैं, भाग जाते हैं देश छोड़ के या फिर पैसा लेके, तो ये हवाला के थ्रू ही अपने पैसे को एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते रहते हैं। इसलिए हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है। इसके बारे में और देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग डिस्गाइज फाइनेंशियल एसेट व्हाइल प्रोटेक्टिंग द इलीगल एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस देम। इसमें किया क्या जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका काम होता है डिस्गाइज करना फाइनेंशियल एसेट को। हमारे इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल एसेट है, जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, इन बैंक्स को डिस्गाइज करना मतलब उनको बेवकूफ़ बना देना। जैसे कि हमारे इंडिया के पास कभी इंडिया के अंदर कोई भी मनी आएगा तो किसी बैंक अकाउंट के थ्रू आएगा या बैंक ट्रांसफर के थ्रू आएगा, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आएगा, तो इन सभी में बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिस्गाइज कर दिया जाता है और उसको ट्रेस नहीं कर पाते कि ये पैसा कहाँ आ रहा है और वही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या किया जाता है कि टैक्स को बचा दिया जाता है या फिर टेररिस्ट को फंडिंग दे दिया जाता है। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही होता है, क्योंकि टैक्स का पैसा बचाना एक इलीगल है और अगर इसको बचा के कोई इधर उधर लेकर जा रहा है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही होगा। क्योंकि देखिए, जो भी पैसा टैक्स के थ्रू आएगा वो हमारे लिए आएगा, हमारे देश के काम आएगा, डेवलपमेंट में काम आएगा। लेकिन कुछ ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना टैक्स देना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्स है। लगभग अगर कोई 10 करोड़ कमा रहा है तो ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ उसका टैक्स के थ्रू ही चला जाता है इधर उधर। और उसके बाद भी हमारे यहाँ के रोड्स कैसे हैं, सड़कें कैसे हैं और हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसी है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए इस वजह से भी और कुछ अदर रीजंस की वजह से लोग अपने टैक्स को बचाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। Online banking, cryptocurrencies have made it easier for criminals to transfer and withdraw money without detection। अब इस समय क्रिप्टो करेंसी आ गई है, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आ गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में कई सारे फेक ऐप्स बन गए हैं। क्रिप्टो करेंसी है, जैसे आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इंडिया पहले इसको बैन कर दिया था, लेकिन अभी इस समय इंडिया में ये लीगल है। और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो भी पैसा आता है जाता है, उस पर बहुत ही हैवी टैक्स लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी का यूज ना करे, इसलिए इसके ऊपर बहुत ही हैवी टैक्स लगाया जाता है। तो अब क्रिप्टो करेंसी की वजह से, ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से, इन सभी की वजह से अब ये हो रहा है कि क्रिमिनल के पास पैसा भेजना या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करना और ज़्यादा आसान हो गया है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल एफर्ट दैट इंक्लूड्स टेररिस्ट फंडिंग अमॉन्ग इट्स टारगेट। तो टेररिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज़्यादा होते हैं टेररिस्ट फंडिंग में। मनी लॉन्ड्रिंग का यूज सबसे ज़्यादा टेररिस्ट के फंडिंग में दिया जाता है। टेररिस्ट के फंडिंग की वजह से सभी देश परेशान हो गए और सभी देश ने मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम है FATF, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें किया क्या जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कई सारे देश पे, दुनिया के सभी देश पे निगरानी रखती है और खासकर उन देशों के ऊपर जहां से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा
कि FATF कई सारे अपने लिस्ट निकालता है, उसमें से एक लिस्ट है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में इस समय पाकिस्तान है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। तो ग्रे लिस्ट में यही किया जाता है कि इसको वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है कि इनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। अब इससे होगा क्या कि दुनिया भर की बैंकें इनको लोन नहीं देंगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, ADB बैंक हो गया, वो उनको लोन नहीं देंगी, या फिर अगर उनको लोन्स मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा हैवी कंडीशंस लगाए जाएंगे तब जाके उनको लोन्स मिलेगा। और एक लिस्ट होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री चला गया तो फिर उसको पूरी दुनिया से सपोर्ट होना बंद हो जाता है, उसको लोन के लिए कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है। इसमें यह कहा जाता है कि आप अपने देश में पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकिए, तभी फिर आपको इस लिस्ट से निकाला जाएगा। तो ये FATF बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग पे और टेररिस्ट एक्टिविटी पे बहुत ही हैवीली काम करता है। अगला हम देखते हैं, द फाइनेंशियल इंडस्ट्री आल्सो हैज इट्स ओन स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML मेजर्स इन प्लेसेस। तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी अपना सेटअप है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है जिससे ये मनी लॉन्ड्रिंग को अपना प्रिवेंट करते हैं, नहीं होने देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, हाउ मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग को वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि डर्टी मनी वो मनी है जिसे हम ब्लैक मनी भी कह रहे हैं। यहाँ पे जिसे हम ब्लैक मनी कह रहे हैं वही डर्टी मनी है। तो इसमें सबसे पहले डर्टी मनी को एक्वायर किया जाता है थ्रू इलीगल मेजर्स के थ्रू डर्टी मनी को एक्वायर किया जाता है। उसके बाद इनको क्या कहा जाता है, जैसे कि दुनिया भर के ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से या टेररिस्ट फंडिंग की वजह से ये सारे ब्लैक मनी को एक साथ एक्वायर किया जाएगा। फिर क्रिमिनल लॉन्डर्स एंड मनी वर्क रिसोर्स आर डिस्गाइज्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। ये जो भी मनी होगा ये सभी रिसोर्सेज इनको डिस्गाइज करके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्गाइज करके उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा बैंक में। इसमें क्या किया जाएगा कि जो मनी रहेगा वो हैवी क्वांटिटी में होगा, एक बल्क में होगा, जैसे कि 50 करोड़ 100 करोड़, इसको छोटे 1 लाख में 50,000 में ऐसे छोटे अकाउंट में तोड़ के, छोटे डिपॉजिटर में तोड़ के इसको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में भेज दिया जाता है। इससे होता क्या है कि 50,000 60,000 1 लाख किसी के अकाउंट में आ रहा है तो बैंक उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, क्लीन इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ लग्जरी एसेट। उसके बाद किया जाता है क्लीन इन्वेस्टमेंट और परचेज किया जाता है लग्जरी एसेट। क्लीन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इसको कोई सेल कंपनी बना दिया जाएगा या फिर फेक कंपनी बना दिया जाएगा और उसके अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा FDI के थ्रू इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और आप लोग जानते हो कि FDI के थ्रू जो भी पैसा आता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वो लीगल मनी हो जाता है। अब सेल कंपनी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और ऐसा कहा जाएगा कि ये सेल कंपनी बाद में डूब गई। सेल कंपनी डूब गई तो पैसा भी डूब गया, तो इसके ऊपर अब सरकारें नजर नहीं रखेंगी और जो भी पैसा रहता है वो सारा निकाल लेते हैं, या फिर लग्जरी प्रोडक्ट खरीद लेंगे, कार्स खरीद लेंगे या वॉचेस खरीद लेंगे जो कि लग्जरी होता है। तो उसमें इन्वेस्ट करने से ये हो जाता है कि पैसा वाइट हो गया है। उसके बाद क्लीन मनी, जो भी क्लीन मनी रहेगा वो इंटर हो जाएगा हमारे इकोनॉमी में। क्लीन मनी इंटर्स द इकोनॉमी, ये क्लीन मनी हमारी इकोनॉमी में इंटर हो जाएगा और फिर ये वाइट मनी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ क्या कहा जाता है इसको, लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कुछ इस टाइप से होता है। इसके बारे में हम और भी देखते हैं कि क्या कैसे ये वर्क करता है। मनी लॉन्ड्रिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज इलीगली ऑब्टेन मनी। ये ज़्यादातर इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। क्रिमिनल डिपॉजिट मनी इन लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक इट अपीयर एज दो इट कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है उसमें किया जाता है कि एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको भेज दिया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये पूरा सोर्स ऑफ मनी एकदम लीगल है, इलीगल नहीं है। फिर होता है लॉन्ड्रिंग मनी। लॉन्ड्रिंग मनी टिपिकली इन्वॉल्व्स 3 स्टेप ऑल्दो सम स्टेजेस में बी कंबाइंड और रिपीटेड। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रहा है ये मेनली 3 स्टेप में होता है। होते इसके कई सारे स्टेप है लेकिन मेनली इसमें 3 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से 3 स्टेप हैं हम इसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड कहाँ से आया। ये निकला है लॉन्डरमॉट से। लॉन्डरमॉट कौन है? द टर्म केम फ्रॉम द US माफिया। ये वर्ड निकल के आया है US माफिया से। US माफिया क्या किया करते थे? यूजिंग लैंड्रोमैट्स, क्लॉथ वॉशिंग शॉप्स टू मिक्स इलीगल कैश विथ रेगुलर इनकम। तो इसके थ्रू रेगुलर इनकम को, इलीगल इनकम को इसी रेगुलर इनकम के थ्रू मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसको सप्लाई कर देते थे या इलीगली स्मगल कर देते थे। वहाँ से ये वर्ड निकल के आया लैंड्रोमैट और उससे बाद इससे मिलकर बना मनी
लॉन्ड्रिंग बना। इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में ये लॉन्डरमेट कौन है? आज के कॉन्टेक्स्ट में ये लॉन्डरमेट है कुड बी बैंक्स हो सकते हैं, सेल कंपनी या फेक कंपनियां हो सकती हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं और बाद में कहते हैं कि हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि कोई कंपनी क्या कि हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए हम आपसे $50 मिलियन लेंगे, फिर बाद में ये कहे कि ये हम नहीं कर पाए, हम फेल हो जाते हैं। अब ये $50 मिलियन या फिर हमारी कंपनी भी डूब गई, तो ये $50 मिलियन भी डूब गए। लास्ट में इस पर सरकार की नज़र हट जाती है और फिर उनको पैसा पूरी तरीके से मिल जाता है। तो इस तरह से भी काम करते हैं। दैट हेल्प्स क्रिमिनल्स हाइड मनी, मूव इट अब्रॉड, इवेट टैक्स और बाय एसेट। इससे ये पैसे को एक देश से दूसरे जगह मूव करा देते हैं, टैक्स में बचत कर लेते हैं या फिर अपने एसेट को खरीद लेते हैं। और क्लीन डर्टी मनी एंड मेक इट हार्ड टू ट्रेस, और इस मनी को इतना ज़्यादा डिपॉजिट और इतना ज़्यादा घुमा देते हैं, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ये डर्टी मनी ट्रेसेबल नहीं रह जाता, कि इसको कोई ट्रेस ही नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा ये घूम जाता है। इसके बारे में देखते हैं वो 3 स्टेजेस मेनली कौन कौन से हैं। पहला स्टेज है इसमें प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लेसमेंट के थ्रू क्या होता है कि मनी को एक जगह ले जाके प्लेस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है लेयरिंग। लेयरिंग में इसका मल्टीप्लाई किया जाता है मनी को, और उसके बाद मल्टीपल अकाउंट में भेजा जाता है। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन किया जाता है, और लास्ट में एक जगह पे पैसा आके इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और जो जिसका भी पैसा रहता है इसके अंत में लास्ट में आके इंटीग्रेशन के थ्रू वो पैसा फाइनली उसको मिल जाता है। थोड़ा बहुत उसका इधर उधर लॉस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इंडिया में इसको टैक्स देना पड़ रहा होता तो 4 से 5 करोड़ वो टैक्स देता। अब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये 10 करोड़ की जगह पे 9 करोड़ उसको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, या फिर 8 करोड़ उसको मिल जाएंगे। 1 करोड़ या 2 करोड़ लगभग इस पूरे प्रोसेस में लग जाएगा। तो देखिए ऑलमोस्ट तब भी वो 3-4 करोड़ रुपए बचा ले रहा है। इसलिए लोग मनी लॉन्ड्रिंग को चूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इलीगल है। इसके बारे में और देखते हैं कैसे काम कर रहा है कि प्लेसमेंट। सबसे पहले प्लेसमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है? इंजेक्ट द डर्टी मनी इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। इंजेक्ट किया जाता है डर्टी मनी को लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम मतलब फेक कंपनीज में, बैंक्स में, इन सब में इंजेक्ट किया जाता है, छोटे छोटे अमाउंट में करके भेज दिया जाता है। यूजुअली इन कैश इन इंट्रोड्यूस टू फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ 50 लाख इंटू स्मॉलर डिपॉजिट बिलो रिपोर्टिंग लिमिट कार्ड स्मर्फिंग। स्मर्फिंग क्या होता है कि जैसे कि 50 लाख रुपया है तो उसको छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि बैंक के पास भी एक रेगुलेशन होता है कि मान लीजिए कोई आम आदमी है और उसके अकाउंट में अचानक से 50 लाख रुपए आ जाते हैं, तो बैंक्स एक्टिव हो जाएंगे कि इसके खाते में अचानक से कैसे आ गए। लेकिन अगर कोई किसान या आदमी है, उसके खाते में 10,000 50,000 रुपया आ रहा है, या लगभग 90,000 45,000 75,000 रुपये आ रहे हैं, तो उतने ट्रेसेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में करके मल्टीपल फेक अकाउंट बना के और उसमें भेज दिए जाते हैं, जो कि ट्रेस नहीं हो पाते, तो हम इनको कहते हैं स्मर्फिंग। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्मर्फिंग। फिर उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? कंसील कर दिया जाए, कंसील्स द सोर्स ऑफ मनी थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बुक कीपिंग ट्रिक्स। दिस मनी इज मूव्ड अराउंड वाया मल्टीपल बैंक ट्रांसफर, फेक कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, सेल फर्म्स एटसेट्रा टू हाइड सोर्सेज। जैसे मैंने बताया कि इसको मल्टीपल ट्रांसफर कर दिया जाता है इन सारे इंस्टीट्यूशन, बैंक या फिर कंपनीज और इन्वेस्टमेंट या सेल कंपनीज के थ्रू। इनका गोल क्या रहता है? ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये कंफ्यूज कर पाए इन्वेस्टिगेटर्स को, कि मान लीजिए कि अगर तब भी गवर्नमेंट ट्रेस कर लिया, ईडी ने ट्रेस कर लिया, तो सबसे पहले कोर्ट में जाने के लिए उसको कुछ प्रूफ चाहिए होता है। अब प्रूफ के लिए इसको ट्रेस किया जाएगा कि पैसा कहां से आया, कैसे आया। तो छोटे छोटे अमाउंट में मल्टीपल अकाउंट में इसको भेज दिए जाने से क्या होगा कि ये ट्रेसेबल रह ही नहीं जाता। कोई कितना अकाउंट चेक कर पाएगा या कैसे जान पाएगा? हो सकता है जैसे कि किसी ने एनजीओ में थोड़ा थोड़ा करके एनजीओ में पैसा भेज दिया, लगभग कुछ साल में उसने 50-100 करोड़ 200 करोड़ भेज दिए। अब एनजीओ के थ्रू कोई पैसा आया है तो विदेश से आया, तो उसके ऊपर कोई ट्रेस नहीं लगाएगा, और ये माना जाए कि अब ये लेजिटिमेट अकाउंट है, लेजिटिमेट मनी है। इससे ये हो जाता है कि इन्वेस्टिगेटर या कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बच जाते हैं। तीसरा इसमें क्या होता है? इंट्रीगेशन। अब इसमें क्या आता है? लॉन्डर मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द लेजिटिमेट अकाउंट। अब लॉन्डर मनी लेजिटिमेट अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। क्लीन मनी इज नाउ री इन्वेस्टेड इन रियल इस्टेट। अब जो भी मनी फिर से इकट्ठा किए हैं, अब वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी बन गया। अब व्हाइट मनी को क्या करेंगे? फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा रियल इस्टेट में, या बढ़िया कंपनी में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, एसेट में, बिजनेसेस में। क्योंकि इन सभी में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो बल्क में इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि रियल इस्टेट में एक साथ 100 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इतने हैवी अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और ये पूरी तरीके से ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से कुछ प्रोसेस हो जाता है इसका।
मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके बारे में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में जो टर्म होते हैं इनके बारे में देख लें। जैसे स्मर्फिंग के बारे में मैंने पहले बताया कि इसमें मनी जो होता है इसको छोटे छोटे डिपॉजिट में तोड़ दिया जाता है और उसके बाद इसको भेज दिया जाता है बैंक में, तो स्मर्फिंग कहलाता है। कैश स्मगल क्या होता है? कैश इज स्मगल्ड अक्रॉस बॉर्डर एंड डिपॉजिटेड इनटू फॉरेन अकाउंट। बॉर्डर के थ्रू या फॉरेन अकाउंट में किसी भी पर्सन के नाम से हैक करके उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कोई जान नहीं पाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गए, इनमें भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इससे भी उनके पैसे जो ब्लैक मनी है वाइट हो जाते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग और मतलब खरीदने और बेचने से। जैसे कैश इज यूज फॉर क्विक टर्न आउट, इन्वेस्टमेंट इज एसेट सच एज रियल इस्टेट एंड कार्स एंड बोट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि इनको बल्क में एक साथ इन्वेस्ट कर दिया जाता है रियल इस्टेट में, कार्स में, एयर बोट्स में, क्योंकि जो भी बोट्स होते हैं जैसे क्रूज शिप्स हो गई, ये $500 मिलियन $1 बिलियन की होती है, एक साथ ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो सरकारों की नज़र में नहीं आते हैं। गैम्बलिंग, इस समय मल्टीपल बेटिंग ऐप्स हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है जो कि पैसा आते ही चला जाता है और उसके ऊपर भी कोई ट्रेस नहीं कर पाते हैं। सेल कंपनी वही कंपनियाँ होती हैं जो फेक होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है और इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं और एक मनी लॉन्ड्रिंग पूरे तरीके से कंडक्ट कर दिया जाता है। अब हम इसके बारे में जाते हैं कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और ये इतना सीरियस टॉपिक है। सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी हमारे देश का भगौड़ा होता है, जैसे कि विजय माल्या हो गए और नीरव मोदी हो गए, ये सबसे पहले भाग के कहाँ जाते हैं? लंदन में जाते हैं। कहीं भी भाग के जाएंगे वो लंदन में जाएंगे, अदर कैरेबियन कंट्रीज़ में चले जाएंगे। कैरेबियन कंट्रीज या छोटे मोटे कंट्रीज़ हो गए, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता, तो वो कहते क्या है कि हमारे यहाँ कोई आ जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे तो हम उसको यहाँ की नागरिकता दे देंगे। और ख़ास बात रहती है कि उस देश का इंडिया के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं रहता कि मान लीजिए कि उनका भारत का भगौड़ा उनके देश में चला जाए तो वो एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे उस कंट्रीज़ का या कैरेबियन कंट्री जो छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही इजी होते हैं, इजीली उनको सब कुछ मिल जाता है। उसी तरह लंदन के पास भी एक ऐसा लॉ है कि लंदन में कोई भी भगौड़ा या कोई भी दुनिया का कोई भी नागरिक भाग के आएगा तो उसको अपना मेहमान मानेंगे और अगर वो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो फिर वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एसेट हो जाता है। इसलिए वो उस मेहमान को किसी दूसरे देश को या जिस देश से वो बिलोंग करता है उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करते। इसीलिए नीरव मोदी या विजय माल्या इतने सालों से लंदन में आराम से रह रहे हैं। उनके ऊपर बस इन्वेस्टिगेशन हो जाता है इंडिया के प्रेशर डालने पे, पर उनको अभी तक यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया, एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया है। तो वहाँ के लोग यही करते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि विजय माल्या को इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करानी है तो वो क्या करेगा, या फिर कोई भी किसी टाइप की फंडिंग भेजनी है या फिर किसी पॉलिटिशियन को फंडिंग भेजनी है कि जिससे वो, जैसे कि हमारे यहाँ एक केस आया था कि पॉलिटिशियन थे, पार्लियामेंटेरियन थे, वो पार्लियामेंट के अंदर पैसा लेके फिर क्वेश्चन पूछा करते थे। तो मान लीजिए कि ऐसे किसी मुद्दे को भटकाना है, पॉलिटिशियन को भटकाना है, देश को डिस्गाइज करना है, तो पॉलिटिशियन के पास पैसा भेजना है। अब नीरव मोदी को अगर इंडिया में एक साथ 100 करोड़ रुपए भेजना है या फिर मान लीजिए 10 करोड़ ही भेजना हो तो क्या करेगा? सबसे पहले कि हवाला के थ्रू पैसा भेजेगा तो वहाँ पे एक मोल बैठा रहेगा। मोल मतलब वहाँ के कोई आदमी रहेगा, ये बैठा रहेगा यहाँ पे और विजय माल्या इसको जाके 10 करोड़ रुपया दे देगा और कहेगा कि ये इंडिया में एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है कि जो कि विजय माल्या का ही एक आदमी रहेगा और यहाँ पे रहेगा, इसको भेजना है और विजय माल्या इसको पैसा दे देगा। इस आदमी का भी एक यहाँ पे हैंडलर रहेगा जो यहाँ पे इंडिया में इसके साथ ऑपरेट कर रहा होगा और ये पूरा चीज़ ट्रस्ट पे चल रहा होगा, ट्रस्ट पे चल रहा होता है, बस यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है। विजय माल्या जब इसको 10 करोड़ देगा तो इसको फ़ोन करके कहेगा कि मुझे 10 करोड़ मिल गया है और विजय माल्या के इस आदमी को तुम 10 करोड़ दे दो, तो ये उनको 10 करोड़ रुपया दे देगा। अब आप देखिए कि पैसा एक देश से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ भी नहीं, उसके बाद भी पैसे का ट्रांसफर हो गया। इसको पैसा यहाँ से इंडिया में नहीं लाना पड़ा, तभी पैसे का ट्रांसफर हो गया। अब इससे होगा क्या कि इसका 10 करोड़ इसके पास है। अब जब विजय माल्या के आदमी को विजय माल्या को पैसा भेजना होगा तो ये इससे कहे 10 करोड़ रुपया दे देगा, ये 10 करोड़ पा जाएगा और इसको फ़ोन करके कहेगा कि तुम विजय माल्या को 10 करोड़ दे दो, तो उसके पास जो पहले से 10 करोड़ बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो विजय माल्या को दे देगा। और कुछ इसमें टैक्स काट लिए जाते हैं कि जैसे 100 करोड़ में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ काट लेंगे, तो इससे इसका भी प्रॉफिट हुआ, इसका भी प्रॉफिट हुआ, जो भी इसके पैसा था फिर इसको मिल गया और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गया और विजय माल्या का काम या फिर जो भी आदमी होगा टेररिस्ट एक्टिविटी होगा वो भी हो जाएगा। तो इसी तरह इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग इतना ज़्यादा घातक है हमारे देश के लिए और इसको रोकने के लिए हमारे देश में हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने एक्ट भी बनाई हैं। अब हम उनके बारे में जानते हैं कि वो एक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे और हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग इज ए सीवियर फाइनेंशियल क्राइम दैट इन्वॉल्व्स डिस्गाइजिंग द origin of illegally obtained money, making it difficult to trace
एंड पोजिंग ए थ्रेट टू इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे जो शॉर्ट टर्म है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आप उसको कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्गाइज करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्गाइज करना ही कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को यही किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्गाइज कर दिया जाता है, मनी मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड पोजिंग ए थ्रेट टू इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए कि किसी देश को, इंडिया को इनस्टेबल करना है, तो ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इंडिया में मान लीजिए कि हैवी अमाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब इससे होगा क्या कि इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हथियार से लड़ें। हो सकता है कि आपको आपके देश का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हिला के हम आपके देश को घुटने पे ला सकते हैं, जैसे कि इंडिया करता है कि पाकिस्तान को कहीं से भी हर एक तरह से ब्लॉक करा देता है, उसके पास इजीली पैसा पहुंच नहीं पाता, और उस तब तक और जब तक किसी के पास पैसा नहीं रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो पावरफुल नहीं बनेगा। अब मान लीजिए कि यूएस अगर हमारे खिलाफ कभी चला जाता है, यूएस हमारे खिलाफ कभी चला गया, यूएस के पास अथाह पैसा है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो यूएस ने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसे को इंजेक्ट कर दिया, वो इंडिया में इनस्टेबिलिटी लाने के लिए किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जब ट्रंप का टेन्योर शुरू हुआ और इनके पहले जो थे वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो इंडिया में पैसा भेजे थे। इंडिया में किस लिए पैसा भेजे थे? इसलिए कि इंडिया में उस समय चुनाव चल रहे थे, और चुनाव को यानी कि हमारे यहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूएस के द्वारा पैसा भेजा गया था हमारे देश में, जो कि ट्रंप के आने के बाद हमें पता चला था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए या फिर इनस्टेबिलिटी लाने के लिए यूएस के द्वारा या किसी अदर कंट्री के द्वारा पैसा भेजा जा सकता है। इससे ये होगा कि हमारे देश का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गड़बड़ा जाएगा, हमारे यहाँ की सांप्रदायिकता गड़बड़ा जाएगी, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दंगे होंगे। तो इसीलिए हवाला के पास ये मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हमारे देश की आबादी 143 करोड़ है, इसमें गरीब अमीर सब हैं, उनको बैला फुसला के कुछ भी कराया जा सकता है। इसलिए तो इससे बचने के लिए इंडिया ने एक एक्ट लाया जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, जिसे हम PMLA के नाम से भी जानते हैं। दिस आर्टिकल डेप्स इनटू द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इट पनिशेस recent judgment and insights into the regional relevance in India। इसके थ्रू इनिशियली ये था कि अगर किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई केस आ जाता है तो बिना प्रॉपर या सफिशिएंट FIR रिपोर्ट के भी उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी किया जा सकता है, या फिर उसको डिटेन किया जा सकता है, उससे पूछताछ किया जा सकता है। तो ये इस हमारे यहाँ जो PMLA बना था एक्ट, ये उसका स्ट्रिक्टनेस था। इसके बारे में और जानते हैं की प्रोविजन एंड चैलेंजेस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दैट इज PMLA वाज इनेक्टेड इन लाइन विथ UN पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990 टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। जब मनी लॉन्ड्रिंग देश में पूरी दुनिया में एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो दुनिया ने एक डिक्लेरेशन बनाया था जिसके थ्रू FATF भी बना, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, FATF भी बना, और इसके साथ मल्टीपल कंट्रीज़ ने भी अपने यहाँ प्रिवेंशन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंशन के लिए कई सारे एक्ट बनाए, और इंडिया ने भी एक एक्ट बनाया PMLA 2002 एक्ट, वही बना था, वहाँ पे यही बताया जा रहा है। एडिशनली एन इन्फोर्समेंट केस, यहाँ पे यही बताया कि एडिशनली एन इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम ECIR के नाम से जानते हैं, इज सफिशिएंट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग विदाउट नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हमारे पास आ जाता है कोई न्यूज़ या फिर कोई एक्यूज लगा देता है, तो हम इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे ECIR रिपोर्ट के तहत ही उसके ऊपर हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें उसके लिए पूरा नेसेसिटी सफिशिएंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस लॉ का भी मिसयूज किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2017 में एक केस हुआ जिसमें वीरभद्र सिंह वर्सेस ED एक केस हुआ। वीरभद्र सिंह वर्सेस ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला का प्रोविजन कि बिना FIR के भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, इसको अपहेल्ड कर दिया, उसको हटा दिया। अब पूरा प्रॉपर FIR की ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे क्या होगा कि कोई अगर एक्टिविटी कोई मान लीजिए कि पॉलिटिशियन है, अब उसके ऊपर जब तक एक्टिविटी करना होगा, जब तक FIR लिखाएगा पूरे तरीके से, उसके खिलाफ वारंट आएगा, तब तक वो देश छोड़ के भाग सकता है, या फिर कहीं छिप सकता है, या फिर अपने जो भी फाइनेंशियल एसेट हो उसको डिस्गाइज कर सकता है, और फिर उसका बचना और भी आसान हो जाता है। इसलिए ये एक फ्लॉज हमारे सामने आ जाते हैं। द ओनली प्री रिक्विजिट इज द कमीशन ऑफ ए शेड्यूल ऑफेंस। कमीशन ऑफ है, इसके पीछे जो कुछ खामियां दी गई थी, जो कुछ पर्टिकुलर पर्सन में ECIR को लागू करने के लिए जो बताया गया है, वो है कि
एक शेड्यूल ऑफेंस हो, कोई शेड्यूल ऑफेंस हो, या फिर कंसीडर एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया जाए जो हमारे देश के लिए खतरा हो, जो हमारे देश के लिए खतरा हो, तो हम बिना FIR के उनके ऊपर एक्टिविटी या फिर कोई भी डिटेंशन कर सकते हैं। हाउएवर डिस्पाइट द एक्ट स्ट्रेंथन प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग रिमेन्स वाइड स्प्रेड पोजिंग ए सीरियस चैलेंजेस। इन सभी लॉस रेगुलेशन के बाद भी, इन सभी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक बढ़िया से रुका नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो ये क्यों अभी तक कैसे चल रहा है, इसके पीछे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या रीज़न है, मिस यूज़ ऑफ PMLA एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका मिस यूज होना। मिस यूज इसका कैसे होता है कि हमारे यहाँ के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, जो इस समय रूलिंग में है, वो क्या करते हैं कि विपक्ष के नेता के ऊपर केस लगा देते हैं या उनके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया। अब किसी के ऊपर अगर एलिगेशन लग जाता है तो फिर उसकी छवि खराब होगी, उसका इंसल्ट होगा, और इससे कई सारे केस आते हैं। अब हमारे यहाँ आप समझ सकते हैं कि लगभग मनी लॉन्ड्रिंग से 45,000 से ज़्यादा केस आते हैं, जिसमें कन्विक्शन का रेट 22-23 लोग को ही कन्विक्ट किया जा सकता है। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा फेक केसेस लगते हैं। तो ये भी PMLA का भी यूज एक मिसयूज ही है। उसके बाद हम देखते हैं लो कन्विक्शन रेट डिस्पाइट मेनी केसेस बीइंग फाइल्ड वेरी फ्यू लीड टू कन्विक्शन, दिस शोज पुअर इन्वेस्टिगेशन और मिसयूज ऑफ लॉ। हमारे यहाँ 45,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं और इसमें कन्विक्शन होते हैं 22-23। तो इसके पीछे यही कारण है कि या तो इन्वेस्टिगेशन ही खराब हो रहा हो या फिर फेक केस किया गया हो, मिसयूज हो। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के खिलाफ अगर ओरिजिनली सही केस लगाया गया हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बहुत ही अमीर आदमी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसके खिलाफ अगर हम PMLA एक्ट लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर ये केस फाइल कर दे रहे हैं, तो अपने प्रेशर के थ्रू, अपने पैसे के थ्रू इसको डाइवर्ट कर देगा और अपने आप को बचा देगा। तो हम कह सकते हैं कि पुअर इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन में हमेशा बायसनेस आ जाता है तो भी वो बच सकता है। तो ये इसका एक मिसयूज़ है, इस हमारे एक्ट का एक मिसयूज़ है, इसका होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। उसके बाद राइजिंग नंबर ऑफ केसेस सो दैट illegal money movement is still a major challenge, also reflect that implementation इस वीक एंड सेलेक्टिव। हमारे यहाँ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा माना गया था कि इस एक्ट के बाद हो सकता है केसेस रुक जाए या फिर कम हो जाए, लेकिन इसके बाद भी ये केसेस, इनका नंबर लगातार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमको दिखाता है कि ये बहुत, इनका इम्प्लीमेंटेशन या तो बहुत ज़्यादा वीक है या फिर इसका मिसयूज हो रहा है। तो आई थिंक ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्यों ये हमारे लिए इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये आप सबको समझ में आया होगा। अब अगर आप इसको किसी भी कोई टाइप का डाउट है, कुछ भी इसमें डाउट है कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई आपको डाउट होता है, तो आप इसके लिए कमेंट करिए, फिर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।